ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है, उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा। देखिए, कांग्रेस एक लाल किताब लेके घूमती है संविधान की, और वो हर बारी संविधान पे निशाना लगाते हैं। पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा। पार्लियामेंट ने आज ये कानून बनाया है वक्फ का, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर सकती है। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, ये देखिए जो बीजेपी के द्वारा पोषित हैंडल हैं, ये क्या लिख रहे हैं, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर और उसके गुंबद को किस तरीके से बना के प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? ये तानाशाही का मुल्क है। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, आप संविधान में करेंगे बात समानता की, बात जो है वो आपके दिमाग में सांप्रदायिकता की होगी। जो हमने रिपोर्ट बनाई है, वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दीवान इंडिया शो में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी बेटवाल। प्रोग्राम में आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर बात इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर जो गाइडलाइंस दी हैं, या जो कह लें कि अब दोनों पक्ष इसको अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। हर व्यक्ति अपने समर्थकों को ये मैसेज दे रहा है कि देखिए जी, कंप्लीट रोक नहीं लगी। तो दूसरी तरफ ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली ऐसा भी नहीं कहा। तो ये जो बीच की लाइन है, इस लाइन के बिटवीन द मैसेजेस क्या है, वो समझने आज बहुत जरूरी हो जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की देखिए 3 बड़ी बातें हैं जो क्लैरिटी से सबके सामने है कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति जो है वो नहीं बदलेगी। पॉइंट 2, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी। इसके अलावा जो याचिकाएं थी, उनमें से 5 याचिकाओं को चिन्हित किया गया है जो आपसी सहमति से तय किया गया, उस पर आगे ये मामला बढ़ेगा, जिनमें अरशद मदनी की याचिका है, मोहम्मद जमील की याचिका है, मोहम्मद फजलुर रहीम की याचिका है, शेख नूरुल हसन और असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमएम के अध्यक्ष भी हैं और हैदराबाद से लोकसभा सांसद भी हैं। तो अब इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर जीवी राव जी आज पैनल में जुड़ गए हैं। बीजेपी से यासिर जिलानी जी हमारे साथ हैं और एमपीसीआई से अध्यक्ष तस्लीम अहमद रहमानी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ इस बातचीत में। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर जीवी राव, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। मतलब कोर्ट के इस डिसीजन कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को भी ये पक्ष जो है अपनी अपनी जीत के रूप में ट्रांसलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द राइट वे ऑफ सीइंग इट जो कोर्ट ने कहा है इस पूरे विषय पर? कि जब भी कोई मामला कोर्ट के अंदर आता है, तो जैसे अभी ये है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं और इसको जो इनकॉर्पोरेट किया है, जो पिटिशनर्स हैं वो कहेंगे इसको आप स्टे कीजिए, तो इसका कि तुरंत इसका कोई लागू ना हो, कोई भी इसका प्रावधान लागू ना हो। और दूसरे जो सरकार के तरफ से पक्ष पे पेश करें, वो कहेंगे आप इसको जल्द में क्यों इसको आप इस पर रोक लगा रहे हैं, आप पूरी अच्छी तरह सुनवाई कीजिए, हमारी बात सुनिए, हमारा उसके ऊपर जो उत्तर हम फाइल करते हैं उसको देखिएगा। और ये कोई भी कोर्ट आके अपना जो है उस चीज पर रोक लगाने की मतलब एक जल्दबाजी की बात हुई ना। तो इसीलिए कोर्ट ये दोनों तरफ सोच रहा है कि क्या हम इसको रोक लगाएं ना लगाएं, क्योंकि एक तो बात होती है पब्लिक प्रेशर की, इतने लोग आ गए हैं, इसको अपोज कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के कई लोग आ गए हैं, ये सब एक उनके दिमाग में रहता है। फिर भी इस मामले में उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने सरकार से पूछा कि ठीक है, आप इसको तुरंत ना लागू ना करें, तो फिर हम इसको आपको समय देते हैं, आप समय में आप इसका उत्तर दाखिल कीजिए, फिर अच्छी तरह से सुन के इसमें रोक लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये बात करेंगे। तो ये ना किसी के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल कोई इसको अपने हित को की तरह नहीं समझना चाहिए। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष एक कोर्ट का एक रवैया रहता है कि हम इसको जो है दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कुछ इसके ऊपर हम इसमें टिप्पणी करें, कोई इसके ऊपर एक्शन लिए। जिलानी साहब, सरकार को अब एक तय समय सीमा के अंदर जवाब देना है। हालांकि एक राहत भर ये है कि जब तक सरकार अपना जवाब नहीं दे देती तब तक एक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ से आगे की तैयारी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि बेशक संसद से
मोहर लग गई, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की अदालत की दहलीज से ही होगा। देखिए मीनाक्षी जी, इसको थोड़ा समझना होगा, 1 मिनट मुझे चाहिए। कानून सम्मत ये संशोधित बिल जो 2025 है, संविधान सम्मत है। जेपीसी के सामने लोग पहुंचे, जेपीसी में पूरा का पूरा एक लंबे समय तक लोगों के व्यूज को सुना, लोगों को समझा, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर से पास हुआ है और फिर राष्ट्रपति द्वारा इस पे मोहर लगाया गया है। तो आप ये समझ लें कि इसमें किसी तरह की कोई बहुत आगे बदलाव की स्थिति आ जाएगी, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत कानून को जानता हूँ, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि कौन लोग इस पूरे बिल के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले 3 बड़े लॉयर, सिब्बल, धवन, अभिषेक मनु सिंह। सिब्बल पहले कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, अब वो दूसरे पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में है। अभिषेक मनु सिंह डिक्लेयर कांग्रेस के लीडर हैं। धवन के बारे में आप जानती हैं। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, जब भी सरकार किसी तरह के सुधार के लिए कोई कार्यक्रम लेके आती है तो ये कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, जो याचिका करता है, कि इनको कैसे आप इतने जो बड़ी फीस लेते हैं, इनका पता है लाखों में नहीं, मतलब 25 लाख की तो पहली मीटिंग ये करते हैं। ये जो नाम ले रहे हैं, मैं ऑन कैमरा ये बात आपके सामने रख रहा हूं, मुझे हैरानी तब होती है क्योंकि ये जो सुधार का बिल आया है, ये जमीन के सुरक्षा के लिए ये बिल आया है। और किसके लिए? और हर आदमी वक्फ बाय यूजर की बात कर रहा है। बार बार ये वकील वक्फ बाय यूजर की बात करते हैं। वक्फ बाय यूजर को डिस्क्राइब हर तरीके से करेंगे, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, मेरे कई विद्वान यहाँ जो साथी बैठे हुए इंक्लूडिंग तस्लीम रहमानी, वो भी इसको जानते हैं। लेकिन उसमें एक बिंदु है जिसपे ये कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बेनिफिशरीज, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो बेवा औरतें हैं, उनका हक है। वक्फ बाय यूजर में जो अल्लाह के नाम पे संपत्ति को दान दिया गया है, उसमें सबसे बड़ा हक, मीनाक्षी जी, वो बेवा औरतें हैं जो पिछले 60 साल से आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही हैं। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो नौजवान मुसलमान हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब हैं, वो निचले तबके से आते हैं, वो बेहद बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। वो आपसे जिस वक्त वक्फ बोर्ड के संशोधन पास, कानून और जो है एक इन और सभी क्लियर कर दूं, समस्याओं को देखिए रिजॉल्व कर एक देगा, आप मीनाक्षी ही जी कह 10 रहे हैं। सेकंड में एक चीज और क्लियर कर दूं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। बार बार कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से कि ये जो है ये हमारे शरिया में हस्तक्षेप है। ये ठीक है, बिल्कुल रूल मैं आउट आपके इसी करता है पॉइंट को यहाँ पे आगे कि लेकर जा कोई रही हूँ। रिलीजियस बॉडी नहीं, ये बॉडी जो है वो जमीन की देखरेख करने के लिए है, जो अल्लाह के नाम पे वक्फ की ठीक है, गई है। आपके इसी पॉइंट पर मैं आगे बात करूंगी। देखिए, जेपीसी के जो चीफ रहे हैं जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने कहा कि अगर समिति की रिपोर्ट कानूनी रूप से अगर गलत पाई जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि विपक्ष के धार्मिक भेदभाव फैलाने के दावों और वक्फ संपत्तियों और बोर्ड की सदस्यता के बारे में चिंताओं को रिजेक्ट करते हुए कह रहे हैं, उनका मैं कोट कर रही हूँ ये स्टेटमेंट, रमाना जी ध्यान से सुनिएगा। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है। ये मैं उनका स्टेटमेंट कोट कर रही हूँ। एक वैधानिक निकाय है जो सिर्फ संपत्तियों की देखभाल करता है। रहमानी जी, ये लाइन जो अपने आप में है ना, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसले का आधार ये स्टेटमेंट हुआ कि ये धार्मिक इकाई के रूप में देखा जाएगा वक्फ बोर्ड, या फिर एक वैधानिक निकाय, एक कार्यकारी निकाय जो संपत्तियों की देखभाल करता है, पूरे के पूरे फैसले का आधार ये बिंदु बन जाएगा कि उसे धार्मिक चश्मे से देखना है या नहीं देखना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया है। फिर मैं राव साहब की बात से कमल तौर पर इत्तफाक करता हूं कि ये जीत और हार का मामला अभी तक नहीं है। न किसी की हार है, न किसी की जीत है, बल्कि बिल्कुल इब्तदाई प्रोसीजरल पार्ट है ये, इसको उतना ही रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं मुस्तकिल टेलीविजन पर और अखबारात में और सब जगह सब डिबेट्स भी सुन रहा हूं, ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का मामला नहीं है जो कहा जा रहा है। बाहर कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक मोहतरमा वकील साहिबा भी फरमा रही थी कि हिंदू पक्ष जीत गया। तो ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का तो मामला ही नहीं है,
ये मामला है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदू मुसलमान नहीं है, वो तो सेक्युलर है। दूसरी जो आप जगदम्बिका साहब का स्टेटमेंट आप कोट कर रही हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट का मामला है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट का मामला है? क्या ये सरकारी जमीनों के मैनेजमेंट का मामला है? तो फिर एएसआई काफी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख लेगा सबको। और बिल में एक प्रोविजन कर भी दिया है, जो मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है, कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज जो 100 साल पुरानी है, वो अगर एएसआई चाहेगा तो वो ले लेगा। ये वक्फ की प्रॉपर्टीज का मामला है। और वक्फ क्या है? वक्फ एक धार्मिक चैरिटी है। ये मुसलमानों को कुरान की कई शिकों से ये बिल्कुल कहा गलत गया बात है कह रहे कि हैं। आप वो सब कुछ दान कर सकते हैं जो आपकी जरूरत से ज्यादा है, और इसी बुनियाद पर ये वक्फ किए जाते हैं। वरना अगर ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मामला हो, तो फिर तो वक्फ के नाम की भी कोई जरूरत नहीं है, चैरिटी कमिश्नर्स काफी हैं, फिर तो वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए, वक्फ काउंसिल की भी क्या जरूरत है, और पूरे के पूरे वक्फ अमेंडमेंट की ही क्या जरूरत है। आप खुले तौर पर वक्फ को वो आप अमेंडमेंट लाने की बजाय आप रिपील कर दीजिए, वक्फ एक्ट 1995 को ही रिपील कर दीजिए पूरा का पूरा, कह दीजिए सारी ठीक है प्रॉपर्टीज जो है वो चली जाए एएसआई के पास सर, मैं चली आपको जाए, या एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ अथॉरिटी के बस। पास चली जाए। रिबटल देने ठीक है दीजिएगा। रहमानी सर, मैं मुझे एक सेकंड रिबटल के लिए रोक रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर क्लैरिटी चाहिए और आई एम श्योर कि दर्शकों को भी इस पर क्लैरिटी चाहिए। यासिर जिलानी, अभी उन्होंने कहा कि ये धार्मिक मसला है क्योंकि जब जो आपके पास ज्यादा है मुस्लिम बिलीफ्स के हिसाब से जो ज्यादा है वो आप डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए धार्मिक मसला हो जाता है। व्हाई डू यू से दैट कि ऐसा नहीं है? देखिए, यही कंफ्यूजन मुसलमानों के बीच में मिली तंजीमें पैदा कर रही हैं, और लगातार पिछले 60 सालों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और भी कई सारी ऐसी तंजीम है जिसके बड़े इसको समझने की जरूरत है। धानड्डे अरबपति मुसलमान 25-26 परिवार भारत में ऐसा है जो मुसलमानों पे अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। उसमें 17-18 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट वक्फ प्रॉपर्टी से के साथ इन्वॉल्व, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है अरबों की संपत्ति। ये सच्चाई है। ये जो संशोधित होकर बिल आया है, ये उन्हीं के खिलाफ एक मुहिम है जिसकी वजह से ये सब एक छत के नीचे आ गए और गरीब मुसलमानों को भ्रमित करके डरा के उनको सड़कों पे निकालना चाहते हैं, जिस तरीके से सीए एनआरसी के वक्त निकाला था और कहा था कि हर घर का मुसलमान जो है वो भारत से बाहर चला जाएगा, डिटेंशन सेंटर में चला जाएगा। एक जवाब कोई नहीं दे रहा है। मैं भी डिबेट पे रहता हूं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं, तो ये इनके पास किसी तरह का जवाब नहीं। रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये क्लियर है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का स्वरूप 1972 के बाद बदल के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया, तो उस पे चर्चा क्यों नहीं आज तक हिंदुस्तान के ये मुसलमान नौजवान जो हैं उनके सामने हुई? मेरी दूसरी 10 सेकंड में एक बिंदु और, किसी तरह का आंदोलन और जो डर और भय की राजनीति ये मिल्ली तंजीम के लोग कर रहे हैं, वो अपने फैमिली के मेंबर को सामने क्यों नहीं लाते? असदुद्दीन ओवैसी का बेटा आंदोलन क्यों नहीं करता? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भाई भतीजे सड़क पे क्यों नहीं निकलते? इमाम शरिया बिहार के लोगों के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो लंदन में क्यों पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती? सीए एनआरसी में आप यकीन करें 200 ऐसे मुसलमान गरीब घरों के नौजवान हैं जो जेल गए और आज भी 5-5 साल से उसमें एक मोहतरमा भी जेल में है। ये पलट के नहीं देखते, ये भड़का के अपनी वोट बैंक की राजनीति को दुरुस्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो जमीन पे कब्जा है वो बरकरार रखे। इसलिए देखिए, लंबी बात हो जाएगी लेकिन इसको कनेक्ट नहीं, एक 10 सेकंड में कनेक्ट करना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए। देखिए, जब 85 में 400 से ज्यादा सांसद के साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, एक बुजुर्ग महिला को जिसका नाम शाहबानो था 700 रुपए महीने की उसको तय की गई थी, तो ये रिलीजियस मिल्ली तंजीमों के लोगों ने इतना दबाव बनाया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदल दिया। इस बार मैं इनको समझाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बार बार उन्होंने कहा है कि औकाफ की किसी भी चीज, चाहे वो मस्जिद हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, उस पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। 2013 की जो वक्फ अमेंडमेंट की स्थिति थी वही आगे चलती रहेगी। तो आप भ्रमित ना, मैं रहमानी साहब इस पर जवाब लूंगी, लेकिन राव साहब मैं आपका भी ओपिनियन इस पर चाहती हूँ। मनस्वी थापर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राव साहब, मुझे ये बताइए
फैसले का बड़ा आधार तो फिर यही होगा ना, पहली लाइन में यही तय करना है ना कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था है या नहीं है। और अगर एक बार ये डिसाइड हो गया, ये नेचर डिसाइड हो गया, तो मुझे लगता है उसके बाद तो फिर आगे की जो बातें हैं, फैसला कम से कम फिर कानून की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, अगर वक्फ एक धार्मिक बोर्ड नहीं है या एक धार्मिक संस्था नहीं है तो। देखिए, ये बात तो है कि आप जब उसको धार्मिक बनाएंगे तो फिर उसके बाद क्या सरकार उसके अंदर दखलंदाजी देगी या नहीं देगी, क्या सरकार को ये हक बनता है कि नहीं, कि पार्लियामेंट को बनता है कि नहीं, कई मुद्दे आते हैं। जहां तक ये मामला है, और ये राइट अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी इसको सिर्फ मामला उलझाने के लिए लोग शायद कह दें कि ये जो है एक रिलीजियस मैटर है। वैसे सिर्फ एक चैरिटी की, मैं जिलानी के साहब के साथ सहमत हूँ, बिल्कुल ये एक चैरिटी है, इसकी मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है, और आपने तस्लीम रहमानी जी ने की भी बात सुनी, उन्होंने भी यही बात कही है। तो अभी सिर्फ इसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर रख के ये मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है, ये सही तरह चल रहा है नहीं चल रहा है, कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको इससे इसका फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये बना हुआ है उसका हो रहा है क्यों नहीं। अभी ये जो है एक पहली बात तो वो आ गई सीधी कि ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, ये सिर्फ यही बात है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो हमारे, देखिए यदि थोड़ी देर के लिए भी हम सोचे कि ये रिलीजियस है, हमारी पार्लियामेंट में एक्ट बनाया वक्फ एक्ट, ये संसद ने बनाया, तो इतना भी रिलीजियस नहीं है कि संसद इसके ऊपर कानून बना रही है। आप समझे ना, जब संसद कानून बना सकती है, उसमें कोई गलतियां आती हैं, कोई ऐसी चीज आ जाती है जिस वजह से सरकार को इस बात को सुनने की जरूरत पड़ी। आपने कई जगह देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के कई लोग, समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो जाके मिले, उनसे बात किया कि कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति पे बैठे हुए हैं, जो गरीब जनता है उनके पास पहुंच नहीं रहा है। तो कानून जो है इसमें बन सकता है, जब कानून पहले से ही बना हुआ है तो उसमें संशोधन भी आ सकता है। लेकिन बार बार सर दूसरा पक्ष तो इसे असंवैधानिक ही बता रहा है ना, मैं पूरी बात समझा रहा सर हूँ। इसे बार बार, मैं नहीं, आप ही जवाब दीजिए, लेकिन दूसरा पक्ष तो उसको बार बार असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनली तो कह रहा है कैसे कह सकता है जब उसके ऊपर कानून बना हुआ, जो पहला कानून बना वो कानून ठीक है, और अभी कोई कानून उसमें संशोधन लाएंगे वो गलत है? ये क्या तरीका है? कानून जब बन रहा है उसमें कोई बात ऐसी आती है जिसमें चार लोग उसके बारे में सोच विचार करते हैं, और उसमें कोई ऐसी चीजें, देखिए कोई भी, हाँ, तो ये इसको बिल्कुल ही गलत होगा कि आप इसको सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की तरह देखें, और इसको सिर्फ यही कहा कि ये रिलीजन का कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आप सब देखिए, कॉमन सेंस की बात होती है। मामला उलझाने के लिए आप 10 चीजें बोल सकते हैं, मगर सिर्फ यही बात है कि वक्फ एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा एंडाउमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हिंदू एंडाउमेंट का होता है, वैसे वक्फ है, वो उसका कानून बना हुआ। कुछ कानून में गलतियां या त्रुटियां आ गई उसके अंदर, तो ओके सर, मैं आती हूँ फिर आपके पास। मनस्वी थापर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्यायपालिका के पास अगर एक मुद्दा है, शिकायत लेकर आप गए, याचिकाएं आपने लगाई, असंवैधानिक आपने बताया, वो सब बातें सही हैं अपनी जगह पर, अभी उस पर आगे जो है सुनवाई भी होगी। लेकिन असंवैधानिक बोलना, संसद से पास हुए फैसले को, क्या हमारी न्यायपालिकाओं के पास भी ये ताकत है कि वो उन फैसलों की समीक्षाएं करें? क्योंकि अमूमन जो हम देखते हैं, न्यायपालिका भी इस चीज से बचती है कि एक तरीका है, एक नियम का फ्लो है, संसद से जो कानून बनना है वहां से बनेगा, या उसकी समीक्षा होनी है, कुछ होना है। तो इस लिहाज से संसद में इस फैसले को चैलेंज किया जाना, और स्पेसिफिकली ये आधार की धार्मिक बोर्ड है वक्फ या नहीं है, क्या यही फैसले की रूपरेखा को अब तय करेगा, संसद से भी, माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी? नहीं, बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम ही वो है। हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों का जो डिफरेंस है या दोनों में जो डिफरेंसेस है उसको हम खत्म करें, डिमिनिश करें। वो डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर्स हो या एग्जीक्यूटिव हो, तीनों का सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जब एक एक्ट के ऊपर आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। चैलेंज कहाँ करोगे? देखिए, एक लॉजिकल चीज है, अगर हमारे लेजिस्लेचर्स ने कोई एक एक्ट बनाया है या कोई बिल एक वो पास करने वाले हैं, तो उसको कहीं क्वेश्चंस आते हैं, पहले वो पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं, पार्लियामेंट के बाद जब वो लॉ बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसका डिस्कशन जब खत्म हो गया तो वो कहाँ जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, जहां पे क्वेश्चंस होंगे। तो उसकी लीगैलिटी को आप क्वेश्चन करेंगे, उसकी लीगैलिटी को डिबेट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, तब जाके वो क्वेश्चन का आंसर देगा सुप्रीम कोर्ट, और फिर वो वापस से
पार्लियामेंट में दे सकता है या वो उसको कंप्लीटली खारिज कर सकता है। तो ये चीजें होती है, हमने फार्म लॉज में भी देखा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसमें निर्णय लिया कि ये पास हो चुका है, अब हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर फिर भी प्रधानमंत्री को जाके उसको कैंसिल करना पड़ा इलेक्शन के कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले। तो ये चीजें होती हैं एक डेमोक्रेसी में। अगर हम, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, इसलिए हमारे वहां पे कोर्ट्स हैं, इसलिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वहां पे इंटरिम रिलीफ दी जाती है, इसलिए यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। कई बार नहीं किया जाता। तो ये एकदम से कह देना कि ये गलत चीज है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हो, ये बल्कि वैलिडेट करता है। मेरा सवाल ये है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल, अगर एक्ट जो है अगर सही सुप्रीम कोर्ट कर देता है, तो जो भी बीजेपी ने किया है, जो भी लोगों ने जो सत्ता में है उन्होंने किया बिल्कुल सही, वो वैलिडेट हो जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी हमको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको अपनी आर्ग्यूमेंट जो है, जो सेंटर बताना चाह रहा है, और जो माइनॉरिटीज हो या अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो जो पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए, वो आज सुप्रीम कोर्ट में दिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्ग्यू कर रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो मुद्दा था, जो डिबेट का मुद्दा था, ये पार्लियामेंट में खत्म होकर अब सुप्रीम कोर्ट आ गया, जिसके कारण आज हम सब इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये सही। रेवानी साहब, हाँ, जो बात अभी मनस्वी थापड़ ने की थी कि पार्लियामेंट में जो लोग नहीं बोल पाए अब वो शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है, सरकार अपना जवाब अभी दाखिल करेगी, उस समय तक अभी कोई फर्दर नया फैसला इस विषय पर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये इस एक रोक लगाई है। मुस्लिम पक्ष क्या तैयारी कर रहा है इस बात को लेकर कि ये धार्मिक संस्था है या नहीं है, या असंवैधानिक क्यों है, इसका आधार क्या है सर? मुझे इसका आधार बताइए। देखिए, मैं इस वक्त इसके इस पहलू पर ज्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट इसे धार्मिक एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से ही लेगा या एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन की हैसियत से लेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और मैंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें ईआरपी को कल सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया गया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। लेकिन एक मोटी सी बात हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकुलर होने के नाते तमाम रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कोई भी रिलीजन हो, उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है, और उन्हें चलाने और मैनेज करने और प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का राइट देता है। तो वक्फ एक रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रॉपर्टीज है। इससे तो कोई भी इनकार अगर करना चाहता है, तो फिर जो पार्लियामेंट की पूरी डिबेट में हमारी ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने कहा, खुद अमित शाह ने कहा कि प्रॉपर्टीज वेस्टेड अंडर द नेम ऑफ अल्लाह। अब अल्लाह तो रिलीजियस एंटिटी ही है ना, अल्लाह हो या गॉड हो या भगवान हो, तो रिलीजियस एंटिटी है। तो पूरी प्रॉपर्टी अगर अल्लाह के नाम पर चैरिटी के पर्पज से दी गई है, तो आज बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि उसको मैनेज करने के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, क्या वो स्टेक होल्डर्स के लिए सुटेबल है या नहीं है। एक एटीट्यूड ये बन गया है, जैसे अभी यासिर साहब एक एटीट्यूड की बात कर रहे थे। स्टेक होल्डर्स की जब बात हो रही है सर, स्टेक होल्डर्स की जब बात हो रही है, तो स्टेक होल्डर्स क्या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही होगा क्या स्टेक होल्डर्स? जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जिनको हक नहीं मिले, अधिकार नहीं मिले, जो पिछड़े हुए हैं, उनके हक की बात कौन करेगा सर? ये बिल्कुल एक, देखिए, दो इश्यूज को क्लब कर रहे हैं। बीजेपी को 2 दिन से प्रॉब्लम आई है जब से ये इंटरिम रिलीफ मिली है कि आप वक्फ एक्ट के क्लॉजेस पे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं उसके करप्शन के पहलू को लेके, ज्यादा बात उस पे कर रहे हैं। आप क्या इम्पैक्ट होने वाला है एक्ट से, उस पर गुफ्तगू नहीं की जा रही। या तो आप करप्शन को, या फिर आप एज ए होल सुप्रीम कोर्ट पर ही तनकीद किए दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ करप्शन पर भी बात इसीलिए हुई ना, बदलाव का आधार तो वही करप्शन ही बना ना, बदलाव का आधार ही वही बात बनी है, वो शिकायतें बनी है मुख्य रूप से। करप्शन नहीं है, और अगर बदलाव का आधार करप्शन हो, तो फिर मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइए वो कौन से क्लॉजेज हैं कि जिसमें उस करप्शन को रिमूव करने के इंतजाम किए गए हैं। आपने तो बेलेबल ऑफेंस बना दिया है इसको। जो पहले राइगरस इम्प्रिजनमेंट होता था, वो आपने उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपने उस करप्शन को रोकने के लिए कौन से क्लॉजेज लाए, जरा ये बता दीजिए। और उसके बरक्स आपने जमीन को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि आप वक्फ की जमीनें, जो 100 साल पुरानी मस्जिदें, दरगाहें,
वो आप ASI के अंडर में दे देंगे। आप जो ट्राइबल एरियाज हैं अंडर शेड्यूल्ड 5 एंड 6 लेकिन उसमें सरकार तो फर्दर बार बार किसी बोल रही वक्त है ना कि करने हम की किसी इजाजत नहीं मस्जिद देना को नहीं चाहते लिया, हैं। बार बार तो बोल रहे हैं, सारे बड़े नेता, सारे बड़े मंत्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह बोल मीनाक्षी चुके जी, हैं, आपको बोलना उनकी एक बात पे अलग चीज भरोसा नहीं होती है। है, बोलना एक अलग चीज ये होती है और लिखना मीनाक्षी एक जी, अलग चीज मीनाक्षी होती है। जी, जो सर ये तो क्लॉज फिर में भरोसे की लिखा बात है ही हो गई ना कि हम आप उस लोग पर विश्वास ही जाएंगे। नहीं करना चाह रहे हैं, आप ये ट्रस्ट ही नहीं कर विश्वास रहे हैं, मतलब होम मिनिस्टर की नहीं, बात को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं सर, फिर क्या बोला जाए इसके नहीं आगे? कैसे करें? होम मिनिस्टर साहब अगर झूठ बोलेंगे तो कैसे ट्रस्ट किया जाएगा? आप बताइए। होम मिनिस्टर साहब का मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपने अपनी तकरीर में लोकसभा में कहा कि 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली में अंडर डिस्प्यूट थी वो कांग्रेस ने उठा के मुंह भराई के लिए दे दिया। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का मुखालिफ हूं, शदीद मुखालिफ हूं। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि उठा के दे दिया और वो स्टिल सब जुडिस है, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है और 1911 तो से दिया लेके अब तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ, आप ठीक है, ब्लैंकेट कह बताइए रहे जिलानी हैं जी। हाँ कि वो तो ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। तो देखिए जिलानी ये जी। देखिए करप्शन बढ़ रहा है या देखिए करप्शन कम हो रहा है? अगर करप्शन कम हो रहा है वी आर तस्लीम रेडी साहब, टू तस्लीम वेलकम भाई, इट। लेकिन आप ठीक है पूरे के सर। पूरे वक्त के इंस्टीट्यूशन को ही डाइल्यूट किए दे रहे हैं, तब तो फिर स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे किसान स्टेक होल्डर है, उन्हें आपका बनाया कानून पसंद नहीं आता। आपको ट्रिपल तलाक का कानून वो लोगों को पसंद नहीं आता, 370 वो लोगों को पसंद नहीं आता, इकोनॉमिक 10% कोटा वो लोगों को पसंद नहीं आता। तो जो कानून भी आप ठीक है पब्लिक जिलानी यूटिलिटी जी, के बना देखिए रहे हैं, बात फिर वही स्टेक है होल्डर कि उसमें खुश जिनके क्यों लिए नहीं हो रहे हैं? कानून बन ये रहा बड़ा है, अगर सवाल है। उनको भरोसे में नहीं लिया जा सकेगा तो कैसे होगा? ये तो सीधा सीधा विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट है ना। वो कह रहे हैं HM की तो बात पे भरोसे में लेने का काम किसका है? नहीं 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 भरोसे में नहीं, अरे लेने ये का काम विश्वास, सरकार का है, सुनिए ना, ये सरकार को यकीन लेना करें चाहिए। या ना, तस्लीम भाई हो गई, अब मेरी बात सुनिए आप, ये विश्वास करें नहीं या देखिए, ना आप करें, यासिर साहब, मैं सुनिए, एक बात आपसे कर दूं, अगर तकरीरी मुकाबले की बात है तो 2-3 घंटे मैं भी बड़ी जोर से तकरीर कर सकता हूँ। आप अगर अरे फैक्ट पर रहें और क्लॉज मैं बाई तकरीर क्लॉज की बात ही डिस्कस नहीं सोच के कर करें रहा बात हूँ, मैं करने तो वाली बहुत बात पॉइंट नहीं की है, अच्छा है। बात सब एक कर रहा हूँ, दूसरे मैं को सुन लीगल पा रहे हैं। एस्पेक्ट्स मैं की बात कर तकरीरी रहा हूँ, मुकाबले में मैं नहीं आया तार्किक हूँ बात यहाँ पे पर। बात है, तार्किक आप मेरे से, किसी भी लीगल एस्पेक्ट्स पे भी आप पॉइंट वाइज मेरे को 19 नहीं पाएंगे, मैं आपके बराबर नहीं आंसर नहीं, मैं करूंगा, आप मैं मुझसे बहुत आपसे, बड़े होंगे, आप मैं, लॉयर हैं, मैं बहुत नहीं नहीं छोटा हूँ, लेकिन मैं नहीं नहीं नहीं, तकरीर ठीक है आप ठीक है, देखिए ये तकरीर जवाब विक्टिम सुनते सुनने कार्ड हैं। और मत करने करिए के लिए प्लीज, मैं यहाँ ठीक है नहीं सर, नहीं आया नहीं हूँ। नहीं, देखिए ओके विक्टिम सर, कार्ड मत करिए, जवाब आप सुन आप लेते हैं। बहुत लगातार आलिम विक्टिम बन रहे हैं, फाजिल इंसान नहीं हैं, नहीं आप रूलिंग पार्टी में हैं तो आप बहुत बड़े हैं, मैं आप मानता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, ओके ये मेरी सर, कोई अच्छा नहीं नहीं, ठीक है हैसियत ना, नहीं, मेरी ये कोई अरे यहाँ भाई पे साहब आप औकात नहीं, मैं इसे पर्सनल ले रहे हो, तस्लीम कर लेता हूँ। एट दी इंडिविजुअल पर्सनल एक हो आउटसेट रहे दूसरे पर टिप्पणी करने से आप बचिए पर्सनल हो प्लीज। रहे हुक्मरान हैं, देखिए हुक्मरान लेट्स जमात टॉक ऑन से द ताल्लुक पॉइंट। रखते हैं, मैं मानता हूँ। रहमानी लेकिन सर, आप मुझे लेट्स कुछ टॉक ना ऑन द समझे ये पॉइंट। भी सर मुझे आपको, आप पर कबूल है। निजी टिप्पणी किसी ने नहीं की सर। लेट्स बी ऑन द पॉइंट, ठीक है, वन बाय आप वन विक्टिम प्लीज। मत बनिए तस्लीम साहब, आप बड़े सिंपल जहीन आदमी हैं, रिपीट एक्सपीरियंस करिए। हाँ आदमी हैं, नहीं नहीं, लेकिन मेरी लेकिन जहानत आप को इस तरह छोड़ से दीजिए, विक्टिम ना अभी बने अभी प्लीज, मसला सुनिए आप, दूसरा है, मेरी जहानत कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं ठीक है नहीं सर, नहीं, जिलानी इशू साहब है ना, आप अपना पॉइंट इशू रखिए है, सर। हाँ सुनिए मैं क्यों ला रहा हूँ, इस मुद्दे को सुन तो लीजिए, इतना तो आप मादा रखिए सुनने का, आप बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, क्योंकि आप जज्बात, गरीब मुसलमानों को भड़काने में ये जज्बात का वहीं खेल आ गए। खेल रहे हैं। मैं भाई गरीब साहब मुसलमानों की अगर या तो बात आप मेरे करना को शुरू सुन करूं लीजिए, तो बड़ी आपको मैंने लंबी हो 5 जाएगी। मिनट सुना है, सच्चाई है ना, मैं सच्चाई है ना, गरीब आपने मुसलमानों ही की तो, बात करूं, आपकी पार्टी के जरिए गरीब मुसलमानों का क्या हशर हुआ है? क्या मैं बात अरे करना शुरू आप करूं? ये क्या मैं आप गुजरात राइट से लगातार इस बात तरह करना की शुरू बातें आप करूं? लोग कर क्या मैं रहे मॉब हैं, लिंचिंग की उससे बात करना मुसलमान शुरू इंप्रेस करूं? नहीं हो रहे क्या हैं। मैं सड़क जब पे आप नमाज चुनाव में पढ़ने वाले जाते हैं लोगों को उठा तो के मुसलमान जेलों आपको, में बंद करने की मुसलमान बात आपको करना आईना शुरू करूं? दिखाता है। क्या मैं गौ रक्षा को ठीक है, लेके जो रहमानी कुछ इस सर देश में एक हुआ सेकंड प्लीज। आपके आने के बाद क्या उसकी रहमानी बात सर करना मेरी शुरू बात करूं? सुनिए। या देखिए सीनियर हम आदमी सभी को लोग की बात अलग करें? अलग जगह आप पर जज्बाती बैठकर बात बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। एक हाँ सेकंड, मैं कर रहा हूँ आमने ना, मैं सामने। सच्चाई, एक देखिए सेकंड आपकी सर, रुकिए। आपकी बौखलाहट बता रही है कि मैं सच सामने रख रहा हूँ, ये सच ये पिछले बौखलाहट तो 60 बता साल रही में है कि किसी ने हिम्मत नहीं रखी। इस मुल्क पे ठीक वाइस है, प्रेसिडेंट ऑफ रहमानी इंडिया सर जो मेरी है देखिए वो आपसे उंगली उठा रिक्वेस्ट रहे हैं है। सुप्रीम कोर्ट सर के सभी ऊपर। लोग अलग अलग जगह बौखलाहट बैठकर जाहिर है। बात कर अरे रहे हैं, भाई साहब मैं कोई बोलने किसी नहीं की सुन देता हूँ, नहीं पाएगा। मुझे फिर मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं एज ए होस्ट ऐसे नहीं करना चाहती, नहीं प्लीज। तो डाउन करना जिसकी करिए बारी ना, है वो इनका उस समय ऐसे थोड़ी बोलेगा। होता है, इन्होंने अपने रहमानी टाइम में सर, 5 आपने मिनट बोल अभी दिया। जब आपने बोला सर, आपके टाइम पे किसी और व्यक्ति ने कोई टिप्पणी नहीं की, आपका पूरा स्टेटमेंट सबने ध्यान से सुना। लेट हिम कंप्लीट, मैं आपको उसके बाद समय दूंगी बोलने का। जिलानी साहब आप अपना पॉइंट रखिए प्लीज। देखिए ये बार बार एक बिंदु को ले जाके मुसलमानों के बीच में ये लोग
रख रहे हैं कि हमारी मस्जिदें जो हैं, हमारी कब्रिस्तान, हमारे इबादतगाह, हमारे सारे के सारे मदरसे सरकार छीन लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे अक़लियती बराए उमूर के वजीर यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी ने बार बार इस बात को कहा है कि जो स्थिति 2013 में थी वही रहेगी। इन्होंने एक लाइन और जोड़ दिया कि 123 प्रॉपर्टी को लेके इन्होंने झूठ बोल दिया। ये
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में भी फंस जाते हैं। ये सच्चाई है कि जब यूपीए की सरकार जा रही थी, रातों रात चीजें ट्रांसफर हुई है। इसके एविडेंस मेरे पास है। दिल्ली के वक्त भाई साहब मेरे पास एविडेंस है, आप नहीं इसमें जीत पाएंगे। मेरे पास कौन सी एविडेंस है, मैं अभी दिखा सकता हूँ। मेरे पास एविडेंस है। अब तक की क्रोनोलॉजी बता सकता हूँ आपको। किस चेयरमैन ने कहां से कैसे बात करी, कौन से मिल्ली काउंसिल के लोग और कौन से मिल्ली तंजीमों के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसका मेरे पास एविडेंस के साथ है। इसलिए इस पे चर्चा मत करिए, आप फंसेंगे। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, आप इस इश्यू पे फंस जाएंगे। 2012 का दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर मालूम है आपको 123 प्रॉपर्टी के बारे में? नहीं मालूम है आपको? आप उसे कोर्ट करने की जरूरत नहीं कर सकते। आज का स्टेटस बता सकते हैं उन 123 प्रॉपर्टीज का? आज के स्टेटस बता सकते हैं? आप गूगल करके नहीं, आप बता सकते हैं कि मैं भी किताबें पढ़ता हूँ का क्या रिकमेंडेशन था? अरे राजेंद्र सच्चर कमेटी आप ही के लाइफ माइंडेड सरकार में 2006 में टेबल हुई थी, क्या हालत हुई उसकी? 2006 में जो राजेंद्र सच्चर जी ने सामने मुसलमानों के हालात को रखा था, आप 2013 के लास्ट सरकार रही, आपने मानी है? आप तो खारिज कर चुके हो उस रिपोर्ट को, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पहले खारिज कर चुके हैं आप। राजेंद्र सच्चर ने ये भी कहा था कि एक वक्फ सर्विस एग्जाम भी होना चाहिए आईएएस की तरीके से, वक्फ मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड कायम। डॉक्टर राव, हाँ मैंने आप रहमानी जी आपको भी सुना, जिलानी जी मैंने आपको भी सुना। एक सेकंड, ये मुझे मैं आ रही डॉक्टर राव ने, मुझे डॉक्टर राव से जवाब चाहिए। एक सेकंड सर प्लीज। डॉक्टर राव देखिए, एक तस्वीर अभी हमने इस डिस्कशन के बीच में देखी है जहां पर एक पैनलिस्ट जो संसद में बोला है मंत्री ने, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे झूठ बोल रहे हैं। एक देश के नॉर्मल सिटीजन होने के नाते मैं संसद की कार्यवाही अगर देख रही हूं, मिनिस्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, मेरे पास सर क्या जरिया उसको क्रॉस चेक करने का, ये पता करने का कि सच क्या है या झूठ क्या है। अब अगर मिनिस्टर जो डॉक्यूमेंटेड बात कह रहे हैं कि भाई 123 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो दी गई हैं वक्फ को 2014 के चुनाव से पहले, है ना? मेरे ख्याल से यासिर जी 2014 के चुनाव से पहले की बात है ना, 123 2014 2013 का, मुझे मैं तो डेट नोट कर दूंगा। यूपीए सरकार में दिया गया, रातों रात फैसला हुआ। अब ये बात खुद मिनिस्टर कह रहे हैं। सर इस देश का एक आम नागरिक, एक सेकंड सर रहमानी जी, एक सेकंड, इस देश का सर एक आम नागरिक कहां से क्रॉस चेक करेगा सर इस डॉक्यूमेंट को? अगर सरकार पर ही आरोप लग जाएंगे कि सरकार झूठ बोल रही है, सदन में झूठ बोल रही है, इस देश का एक आम भारतीय जिसको सच जानने का अधिकार है, सर वो कहां से सच जानेगा? देखिए ये तो आपके माध्यम, पूरा आपका न्यूज या मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस जैसे ये चर्चे होते हैं या अखबार में लिखी जाती है, या जिलानी साहब जैसे लोग उनको जो है प्रेस को पेश करते हैं, उससे पता लगेगा कि ये तो तभी तो हमारी एक डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रणाली है कि कुछ भी संसद में कोई बात होती है, कोई कानून बनता है और उसके खिलाफ वो बोलते हैं मगर वो पास हो जाता है, तो आपके माध्यम से ही बाहर आता है, अखबारों में छपता है और मीडिया के आप बोलेंगे तो जिलानी साहब वो कागज भी दिखा देंगे। और ये तो बात सच्ची है कि 2013 एक सेकंड सर, हमारे पास भी है। अरे सुनिए, आप दिखाइएगा, आपको दिखाइएगा। देखिए एक मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद सुनिए। ये जो बात 2013 की बात है, इसकी कागजात के बारे में ये सारे अखबारों में आ चुकी है मैडम। ये सब अखबारों में छपा है, ये सबको मालूम है 2013 में कितनी जल्दी से जो कानूनी रवैये से उन्होंने ये वक्फ में के अंदर कर दिया है प्रॉपर्टीज को, जो है जिनको भी देना था उन्होंने, जिनको भी खुश रखना था, जो भी है, ये बात सारी साफ आगे सामने लोगों के सामने आई है। और ये मीडिया के माध्यम से आई है, अखबारों के से, और सब लोगों के पास दिखी हुई है और ये संसद में पेश हुई होगी। अब आप और हमको ये मिलना आसान नहीं है, मगर अखबारों के जरिए सब लोगों को पता लगा है और इसके बारे में सबको मालूम है कि ये हुआ है। तो ये कतई गलत है कि आप कहे कि नहीं ये नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। गलत है, यहाँ आप इस मीडियम के जरिए भी झूठ बोला जा रहा है, यहाँ भी झूठ बोला जा रहा है। एक मीनाक्षी जी एक 10 सेकंड मुझे, मैं इनको एक सेकंड दिल्ली में रहते हैं, नहीं पैदा हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, और सब जगह अगर आप ठीक है। हमारा मसला ये है कि किसी ने फ्यूट नहीं किया, पार्लियामेंट में अपोजिशन ने भी फ्यूट नहीं किया, वहां पर जो करना चाहिए था बगैर तैयारी के अपोजिशन तो अदालत में भी आ जाएगी ये बात। तो रहमानी जी आप यहाँ और आज तक दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस,
कल ये बात तो जानते हैं अदालत कौन में भी आएगी। लिटिगेंट? आज विश्व हिंदू परिषद लिटिगेंट है, वो सारा विश्व हिंदू परिषद लिटिगेंट है इसी अरे के 2013 दिल्ली वकील का नाम बता देता हूँ, मीनाक्षी जी, अदालत में भी पेश होगी। आपने आपके दोस्तों ने जो भी जिन्होंने भी वहाँ पे वो डाला है, दोस्तों ने नहीं बताया, वहाँ पे भी पेश कर सरकार लोग भी यहाँ पर बैठे आंखें गड़ाए रहते हैं, दोस्त नहीं सरकार बताते। पेश कर देगी कि 2013 में क्या हुआ। हर चीज नेट पे अब मेरी बात गूगल पे सुनिए सर, कोई भी मैं देख बहुत सकता देर है। से कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेहमानी जी प्लीज सर एक एक करके ना 1 बाय 1 बोलेंगे। नहीं, अगर मनस्वी आप थापर, इस तरीके से देखिए ये लिखो, मुझे माफ कीजिए, मैं इस किस्म की जो है सिर्फ नहीं जबानी सर, इस देश डिबेट में ज्यादा का नहीं कानून चाहता। भी और इस देश का संविधान भी आपको डिसएग्री होने की पूरी आजादी देता है सर। हम तो क्या सिर्फ एक चैनल में कार्यक्रम होस्ट कर आपको रहे भी हैं, आजादी है हमारी डिसएग्री क्या होने की और सर मुझे ऐसी भी हैसियत कि आजादी है। हम आपको ये कहें कि नहीं आपको डिसएग्री करने का अधिकार नहीं है। यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन, एंड हम तो आपको मंच दे रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करिए। अगर आपका ओपिनियन भी समाज के एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है तो डेफिनेटली उसकी जगह है। यही इस देश के एक कानून और वर्ग को लोकतंत्र नहीं, की खूबसूरती भी है। हम देश को पर भी प्लीज वैसे सर, ही मैंने अगर रिप्रेजेंट आपको, करना चाहते अगर हैं, सर खाली मैंने वर्ग और की बाकी बात नहीं है। पैनलिस्ट ने रहमानी सर, अगर मैंने और बाकी पैनलिस्ट ने आपको ध्यान से सुना है तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बाकी लोग जो कह रहे हैं उनके ओपिनियंस को जगह दें, उनको भी सुने। बस इतना मैं आपसे कह रही हूँ। मनस्वी थापर, देखिए अभी संसद में मंत्री के बयान को लेकर ही ये बात हो गई है कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। रहमानी जी की शिकायत है कि विपक्ष ने भी उसको रिफ्यूट नहीं किया। एज ए मीडिया पर्सन, इस देश के नागरिक होने के नाते मैं भी ये कह रही हूँ कि हम भी जो रिपोर्टिंग करते हैं, हम क्या कहते हैं, सरकार ने सदन में ये बयान दिया, मंत्री ने सदन में ये बात की, उस बात का कुछ मतलब होता है, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, सदन के भीतर बोली गई बात है, सदन के जरिए बाकी पूरे देश को बताई जाती है। अब अगर उस पर ये पॉइंट है कि ये झूठ कहा जा रहा है, ये बात ही गलत है, ये झूठ है, तो इसका मतलब अब संसद में कही गई हर बात का फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। यही तस्वीर उभर कर आ रही है ना। ट्रस्ट डेफिसिट का हाल ये है, विश्वास की कमी इस स्तर पर है कि अब हर फैसला कानून की अदालत से होगा सर। नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट कोई बच्चा कोर्ट नहीं है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है, हर स्टेटमेंट को अगर हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे तो एक बनाना रिपब्लिक की तरफ चले जाएंगे या बनाना कोर्ट्स की तरफ चला जाएगा। वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे देश के लिए। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जैसे वक्फ की अगर हम बात करें, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होता है, क्लियरिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, कुछ सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन वापस से किया जाता है, तो वो देश के हित में है। पर अगर हम इस तरीके इस लेवल पे अपने लोकतंत्र को लेके आ जाए कि जहां पे हर स्टेटमेंट पे हर जगह, जिस तरह आपने बोला कि ट्रस्ट डेफिसिट को इतना ज्यादा बढ़ा दे कि कुछ भी कोई स्टेटमेंट अगर सरकार करते हैं तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाए, तो कुछ मतलब रहा ही नहीं है पार्लियामेंट का। तो हम हर कानून की ताकत तो है, फिर हम जजेस को दे देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में लीडर्स में, लोकसभा में या राज्यसभा में होने का मतलब ही नहीं रहेगा। इस तरीके से हमको देश में एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां पे पक्ष है, वहां पे विपक्ष है, जहां पे डिबेट होता है, और कुछ अगर ग्रे एरिया रह जाता है तो हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं और फिर कोर्ट फाइनलिटी के ऊपर लेके जाता है, और फिर से भी हमारे पे विचार विमर्श करने का मौका हमारे को देश में दिया जाता है। तो पहले वक्फ एक्ट था, आज अमेंडमेंट एक्ट की बात किया जा रहा है। तो ये देश का आगे बढ़ते हुए का तरीका, एक 1995 की एक्ट है, एक 2025 की एक्ट है, तो देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो ये बताया जा रहा है, ये हमको समझना चाहिए। तो इसमें कुछ भी एंटी नेशनल हो या कुछ भी एंटी रिलीजन हो, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। और अगर हम इस स्टेज पे आ गए हैं तो हम पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, तो ये हमारी कम नसीबी है कि हम इस तरीके से डेमोक्रेसी को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है हमारे देश को बोला जाता है दुनिया का मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हमको बचने की जरूरत है। चलिए गिलानी साहब, हाँ आपका वक्तव्य पिछली बार पूरा नहीं हो पाया था सर, संक्षेप में कंप्लीट करिएगा, समय की बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट में। देखिए, मैं सीनियर जो लॉयर हैं रॉ साहब, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे संविधान ने इतनी ताकत दी है, हमारे आईन की खूबसूरती समझे तस्लीम रहमानी साहब भी, कि आपने याचिका लगाया और एक दो नहीं, आपने लगभग 100 से ज्यादा याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद वो सुन रहे हैं। उसमें एक याचिकाकर्ता का नाम भी बता देता हूं कि जो आदमी लैंड ग्रैबिंग के केस में वक्फ से रिलेटेड जेल जा चुका है, उसको भी याचिकाकर्ता एज ए याचिकाकर्ता कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, जिसका नाम अमानतुल्लाह है, ये जानते हैं तस्लीम रहमानी बहुत अच्छे से। और मैं दूसरी बात बता दूं कि कोई बात अगर सदन में की जाती है, उसका एक प्रोसीजर होता है, और सदन में अगर आप कोई बात को झूठ कह रहे हैं तो वो कार्रवाई से फौरन उस वक्त जो चेयर होती है वो निकाल देती है तस्लीम रहमानी साहब। इस बात को आप समझिए। आप ट्रस्ट करें ना करें हमारे गृह मंत्री पे, लेकिन पूरा भारत उनकी बातों पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो जो
ये बिल आ रहा है, ये जमीन की सुरक्षा का बिल है, और ना तो किसी मस्जिद का नुकसान हो रहा है, ना किसी मदारस का नुकसान हो रहा है, ना किसी कब्रिस्तान का इससे नुकसान हो रहा है। और मैं आपसे ही पूछता हूं तस्लीम रहमानी साहब कि इस बिल संशोधित जो होके 2025 आपके सामने आया है, इससे मुसलमानों का एक नुकसान बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं अपने आप को सोशल लाइफ से अलग कर लूंगा, एक नुकसान बता दीजिए। राव साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। ये बात देखिए, पार्लियामेंट में जो भी चीज आप अमेंडमेंट बिल के द्वारा लेके आते हैं, उसका एक स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव रीजंस होता है, उसके एनेक्शर पेपर्स होते हैं। तो एनीथिंग दैट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट इज sacrosanct. You cannot violate the sacrosanct nature of a parliamentary proceeding. You have to give all the documents that you are relying upon, and it is placed and available to all members of parliament. आप कोई भी चीज संसद के अंदर पेश करते हैं, वो मुंह बोली बात नहीं होती है, वो उसके कागजात के साथ आपको बात पेश करना पड़ता है, और वो सब संसद उसको देखते हैं। वो अलग बात है, आप बाद में आके आप संसद के सदस्य हो ना हो, बाहर आके बोल दें कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो कहीं तय नहीं होगा। और कल को आप ये जो मुद्दा पेश कर रहे हैं, जिन्होंने 65 या 100 पिटिशनर्स हैं कोर्ट में, उनको भी कागज पेश करने पड़ेंगे कि क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, और सरकार भी जाके आके पेश करेगी कि ये बात थी। तो ये आप इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने सच बोला, ये तो सिर्फ आपके सामने कहने वाली बात है। ये संसद में और हमारे जुडिशरी के अंदर, कोर्ट के अंदर ये सब नहीं चलेगा, ये कागजातों से ही बात होती है। ठीक है, अब देखिए, अब देखना तो यही होगा कि कोर्ट आगे इस पर क्या रुख करता है, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच हमारी भी यही अपील कि कम से कम इस मामले को लेकर जो लोग अग्रेसिव होते होते हिंसा के रास्ते पर उतर आए हैं, कोर्ट में मामला है, अब वहां से फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपका धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत पर जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।